यह सच है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान के साथ हमें नहीं मिला था। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब किसी भी संविधान सभा के सदस्य के दिमाग में शायद ये बात नहीं आई होगी कि हमें अपने देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य को भी याद दिलाना पड़ेगा या उन्हें लिख कर बताना पड़ेगा कि भैया आपके अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति ये कर्तव्य है और आपको पालन करना चाहिए। शायद इसीलिए हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं जोड़ा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके प्रारूप सभा के समिति के सदस्यों के द्वारा और अन्य समितियों के सदस्यों के द्वारा भी किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं। लेकिन समय काल बीतता गया और फिर आज़ादी के बाद संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकारने के बाद जब 2 महीने के बाद लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, तो दिन पर दिन जब लोकतांत्रिक राज्य के रूप में हम खुद से इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को भेजने लगे और जैसे जैसे हमारी समझ लोकतंत्र के तरफ बढ़ने लगा, लोकतंत्र को हम समझने लगे, अपने अधिकारों को समझने लगे, फंडामेंटल राइट्स को समझने लगे, वैसे वैसे हमारे सारे लोगों में एक शक्ति आते गई, अधिकार आता गया और वो आवाज़ उठाने लगे अपने शोषण के विरुद्ध, अपने अत्याचार के विरुद्ध। और ये आवाज़ उठते उठते एक हद तक ऐसा गया कि सभी लोगों में एक आत्मविश्वास हो गया कि ये हमारा देश है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, वो सब हमारे बीच से ही है, हमने ही उसे चुनकर भेजा है। और अगर वो हमारे हित के लिए जो कार्यभार संविधान ने उन्हें दिया है उस पद के हेतु और वो नहीं निभाते तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो ये क्रम आगे चलते चलते एक समय आ जाता है और प्रधानमंत्रित्व काल था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री और उनके कुछ लिए गए बड़े फैसले से, बड़े निर्णय से देश की बहुत बड़ी एक जनसंख्या, बहुत बड़ा एक वर्ग, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई। वो उनके शासन प्रशासन प्रणाली को, लोकतांत्रिक तरीके को नहीं मान रहे थे कि ये लोकतांत्रिक तरीके से आप शासन नहीं चला रहे हैं, लोगों का मत के अनुसार नहीं चला रहे हैं, आप अपना जो विचार आ रहा है इंडिविजुअल मोनोपोली की तरह आप थोप रहे हैं। तो इसके विरोध में सड़कों पे उतर गए लोग, आंदोलन होने लग गए। जेपी आंदोलन उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन। वर्तमान की कई बड़ी विपक्षी पार्टी या पक्ष की पार्टी जो भी अभी राजनेता आपको दिख रहे हैं वो उस समय के उपजे हुए नेता थे। उस समय के उपजे हुए नेता मतलब वहां से अपनी कैरियर, राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं और आज अच्छे अच्छे पद पर भी है और संचालन प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं देश का। और जो हमारे संविधान में पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की बात की गई है, तो संविधान के संशोधन के माध्यम से भी कई बार हमारे प्रतिनिधि संविधान को बदले, जो संविधान सभा ने बनाए थे। हाँ, जरूरत भी थी, कई जगह जरूरत थी बदलने की, अमेंडमेंट की जरूरत थी। लेकिन अगर शासन व्यवस्था अपने हाथ से निकलता हुआ प्रतीत हुआ कभी, और या कभी शासन व्यवस्था में अड़चन आ रही है किसी अन्य कारण से, जैसे आपातकाल, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। आर्टिकल 360 में इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसकी बात की जाती है। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो और अन्य कारण से भी। तो जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई इंदिरा गांधी के सरकार के विरुद्ध और उसे गिराना चाह रही थी, तो सरकार को गिराने के लिए ये लोग एकजुट हो रहे हैं और यह षड्यंत्र रच रहे हैं। इस आधार पे, आंतरिक विद्रोह के आधार पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और ये 2 साल चला। ये आपातकाल 2 साल चला, 2 बार बढ़ाई, 75 से 77 तक। और इसी दौरान एक अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन कर दी और स्वर्ण सिंह कमेटी को निर्देश दिया कि अब समय आ गया है। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं सोचा था कि देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य को याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है और समय भी आ गया कि उनको याद भी दिलाना पड़ेगा। देश की सत्ता की, सरकार के प्रति भी उनका समर्पण और जिम्मेवारी भी है।
और सत्ता को गिराने के लिए आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। देश में अशांति बढ़ाने के लिए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आपके कुछ मूल कर्तव्य है और इस कमेटी को रेकमेंड किया गया कि भैया आप कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित कीजिए। हालांकि ये मूल कर्तव्य तो बनाए गए, जोड़े भी गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें शुरुआत में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 10 मूल कर्तव्य रेकमेंड किए गए थे। एक मूल कर्तव्य बाद में ऐड किए गए हैं जो शिक्षा से संबंधित है, जो हर एक गार्जियन को अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, प्राइमरी और कंपलसरी एजुकेशन, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो ये जोड़े तो गए, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि इसको इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं बनाया गया कि ये जबरन किसी को मूल कर्तव्य आप जो है ना पालन नहीं करवा सकते। अगर नहीं करता है तो आप उससे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या हमारे मूल कर्तव्य है और इससे जुड़े क्या क्या बातें हैं। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। पहली बात तो स्वर्ण सिंह कमेटी शुरुआत में 8 मूल कर्तव्य रेकमेंड किए थे और उसी कमेटी में और भी डिस्कशन होने के बाद वहां पर 10 मूल कर्तव्य टोटल उस समय जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन कमेटी ने 8 रेकमेंड किए थे और फिर जब सलाह और मिला तो फिर टोटल 10 हुए। उसके बाद जो बात किया जाता है कि एक बाद में जोड़ा गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो 11वां मूल कर्तव्य कहलाया। लेकिन यह मूल कर्तव्य दुनिया के अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में है। और हमने कहां से लिया? तो हमने तो रशिया के संविधान से सोर्स के रूप में उसका उपयोग किया है। फिर बात करते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी काफी महत्वपूर्ण नाम हमेशा सवालों में भी देखने के लिए मिलता है और यह हमारे पार्ट 4A ऐड किया गया है, आर्टिकल नंबर 51A। 4A आर्टिकल नंबर 51A के तहत टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे पास उपस्थित है। फिर इसमें अगर बात किया जाए तो ये रशिया से हम तो लिए हैं, सोर्स किए हैं कि भैया वहां पे भी है, तो हमारा रशिया से उस संबंध भी काफी अच्छे चल रहे थे और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये बात एक नजर डालते हैं, ये सारे के सारे हमारे मूल कर्तव्य आखिर है क्या? तो मूल कर्तव्य में पहली बात है कि प्रत्येक नागरिक एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करेगा। उसके जो आदर्श है, हमारे संविधान के जो आदर्श है और जो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, वह सभी का आदर करना उनका कर्तव्य है। लेकिन एक बात यह भी है कि आदर अगर ना करे तो भी कोई मतलब कि उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी है, बशर्ते कि अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद अगर बोला जाए स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके विचार उसको हृदय में संजोए रखें, उनको पालन करें, उनके विचारों को, उनके नैतिकता को, उनके नीति और निर्देशन को हृदय में रखें और उनका सम्मान भी करें। और तीसरा जो है कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता ये सब बने रहे। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे अखंडता भंग हो, एकता भंग हो और प्रभुता, संप्रभुता हमारे देश का भंग हो। ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए कभी बुलाया जाए तो हमें तत्पर रहने चाहिए कि हम खड़े हैं। जब भी देश माँ भारती बुलाएगी सुरक्षा के लिए, जो हमारे पास है, जितना शारीरिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल है, हम सब के साथ तन मन धन के साथ देश की सेवा में खड़े रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। चौथे में, पांचवें में बोला गया कि देश के जो लोग हैं, हमारे यहाँ देश में बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत जातियां, धर्म, नस्ल, स्त्री पुरुष बहुत सारे, तो सभी में समरसता बनाए रखना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ऐसा माहौल रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारा भाईचारा भंग हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना में किसी तरह की कमी आए। फिर बात करते हैं कि अगर जो हमारी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा है, उसका भी हम परीक्षण करें, उसका भी संरक्षण करें, उसका भी सम्मान करें। यह हमारी छठी मूल कर्तव्य के रूप में है कि हम अपनी संस्कृति, गौरवमयी संस्कृति है, उसका सम्मान करें। फिर बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का भी हमारा कर्तव्य है। जैसे कि अभी देख लीजिए जंगल कट रहे हैदराबाद की तरफ जो है, तो उसके लिए काफी आवाजें उठ रही है। तो हमारा मूल कर्तव्य है पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखें, स्वच्छ भारत अभियान में हमारा योगदान हो, गंदगी ना फैले, पर्यावरण की रक्षा करें, यह भी हमारा मूल कर्तव्य में है। आठवें मूल कर्तव्य में होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ना, साइंटिफिक अप्रोच को देश में बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को दूर भगाना है, बच्चों में उस तरह की शिक्षा और प्रचार करना है
ताकि हमारा देश प्रगति करे, आगे बढ़े, नासा से भी आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा ही उपलब्धियां हम हासिल करें। उसके बाद अगर जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस 9th फंडामेंटल ड्यूटी में जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारी, सार्वजनिक संपत्ति हो सकता है, रेल हो सकता है, रोड हो सकता है, भवन हो सकते हैं, लाल किला हो सकता है, बहुत सारे, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब ऐसा नहीं कि हम बंदूक लेकर वहां पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा उसका कुछ नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई नुकसान कर रहा है तो उसको सचेत करना चाहिए या खबर करनी चाहिए, व्यवस्था को, प्रशासन को खबर करनी चाहिए। दूसरी बात है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में सभी प्रकार के जो है ना, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक उत्कर्ष, प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हमें उसमें योगदान देना चाहिए। सतत प्रयास करते रहना चाहिए लगातार कि हम ग्रोथ करें, हर दिन कुछ बढ़िया करें अपने देश के लिए, अपने लिए। ये सतत प्रयास हमें व्यक्तिगत और सामूहिक ग्रोथ के लिए किया जाना चाहिए। और अंतिम जो बाद में जोड़ा गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आप गार्जियन हैं, आप बड़े भाई बहन माता पिता है, तो आप अपने बच्चों को फंडामेंटल एवं कंपलसरी एजुकेशन जरूर दिलाएं। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जो पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51A में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।